नमस्कार साथियों, बिलीवर लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद मिलना हुआ है। मेरे घर पे शादी का कार्यक्रम था, 5-6 दिन में उसमें व्यस्तता में था। सिविल प्रक्रिया संहिता की शुरुआत करने जा रहा हूं। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन हैं, कल तक आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कल तक आपके सभी प्रश्नों को का जवाब दे दिया जाए। अब कंटिन्यू 1.5 महीने में तैयारी ही करनी, लगभग 50 दिन जैसा हमारे बचे हैं। 50 नहीं, 48 दिन ही हमारे पास बचे हैं। ठीक है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 इसका इंडेक्स है। इंडेक्स के बाद हम धारा 1 से शुरुआत करते हैं। धारा 1 संक्षिप्त नाम प्रारंभ विस्तार की बात करता है। ये 1 जनवरी 1909 से लागू हुई। डेट लिया, याद रख लो कि 1 जनवरी 1909 से प्रारंभ हुई। पर नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों में ये चीज लागू नहीं है। जो सीपीसी कानून है वो जनजाति क्षेत्र, नागालैंड राज्य उसके जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं है। साथ में जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं थी, पर अब लागू हो चुकी है 31 अक्टूबर 2019 से। दूसरा कि सीपीसी समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची कहाँ है? संविधान के भाग 7 में, जब संविधान की अनुसूची 7 में देखते हैं, वहां 3 अनुसूचियां दे रखी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची का विषय नंबर 13 है। समवर्ती सूची का सब्जेक्ट नंबर 13 है। वो प्रक्रिया विधि की बात करता है। लेक्स फोराई लॉ है। ठीक है। इनको लेक्स फोराई, लेक्स लोकाई को कैसे याद किया जाता है कि जहां पर आपका लोकेशन, जिस जगह पे आप पैदा हुए हो, अगर उस लोकेशन का कानून पढ़ा जा रहा है तो वो लेक्स लॉ का ही कानून हो जाता है। सिंपल भाषा याद करने का फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आप लेक्स लोकाई को देख लो कि लोकेशन के साथ चलेगा। कि आप भारत के रहने वाले हो, शादी कर ली, अमेरिका में जाकर झगड़े हो रहे हैं, वहां पर कुछ डाइवोर्स लेना है, तो फिर आपको हिंदू विधि के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लोकेशन के साथ चलता है। लेक्स फोराई का जिस जगह पे आपका ट्रायल हो रहा है वहां की लोकल विधि आपके काम में लेती है। तो ये प्रक्रिया विधि है, जहां पर ट्रायल चलता है वहां सीपीसी लागू है, सीपीसी को लेना पड़ेगा। लेक्स फोराई विधि कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड ने इसका प्रारूप बनाया। सर चार्ल्स वुड, इन्होंने इसका प्रारूप बनाया था। डिटेल्स देखें तो इसमें 11 भाग पढ़ेंगे आप, 158 धारा पढ़ेंगे, एक अनुसूची है। उस अनुसूची के अंदर, फर्स्ट अनुसूची के अंदर 51 आदेश है। बाद में और अनुसूचियां हैं, 6 अनुसूचियां आप पढ़ोगे टोटल। मूल बात है कि 11 भाग के अंदर 158 धाराएं हैं, और इन धाराओं को, धारा मूल विधि है, और इन धाराओं को डिटेल में सब बताने के लिए आदेश जोड़े गए हैं। प्रत्येक धारा से रिलेटेड कोई ना कोई आदेश होता है, वहां आदेश में धारा की प्रक्रिया को विस्तार में बताया गया है। तो धारा मुख्य चीज है, उन्हीं को डिफाइन करने के लिए, उनकी प्रक्रिया बताने के लिए आदेश जोड़े गए हैं। जैसे कोई वाद संस्थित करना है तो वाद संस्थित करने को लेकर हमारी धारा 26 बात करती है कि वाद पत्र द्वारा संस्थित होगा, वाद पत्र के तथ्य शपथ पत्र द्वारा समर्थित होंगे। पर आप इसको वाद पत्र क्या होगा, लिखित कथन क्या होगा, वाद का सबमिशन कैसे होगा, ऑर्डर 6, 7, 8 हमें पढ़ने पड़ते हैं। वहां प्रक्रिया बता रखी कि वाद में किन तथ्यों का कथन करना है, किन का नहीं करना। ये सारी चीजें इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलती है। तो धारा मुख्य पार्ट है और आदेश उसको सपोर्टिंग करने वाला प्रोसीजर पार्ट है। एक केस यहां पर पढ़ते हैं, सलेम बार एसोसिएशन। सेलम बार एसोसिएशन के नाम से आएगा, कहीं जगह सलेम बार एसोसिएशन होगा, तो सेलम बार एसोसिएशन या सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन, ऐसा कुछ करके आपको केस पढ़ने को मिलेगा। एसोसिएशन ना, वर्सेस तमिलनाडु राज्य। ये केस है। इस केस में क्या डिसाइड किया गया था कि देखो, सीपीसी में मेजर अमेंडमेंट हुए हैं, वो 1976 में हुए या 1999 में हुए, जो 2002 में लागू हुए। तो इसमें 1999 2002 वाले संशोधनों को प्रसंगत किया गया था, और बाद में जो 1999 और 2002 के
संशोधन थे उसको संवैधानिक ठहराया गया था सेलम बार एसोसिएशन वर्सेस तमिलनाडु राज्य के केस में। इंपोर्टेंट केस है, याद रखना, पूछा जाएगा कि किस वाद में, आपसे क्वेश्चन आएगा, किस वाद में 1999 और 2002 के संशोधनों को संवैधानिक ठहराया गया, मान्यता प्रदान की गई। तो आप सेलम बार एसोसिएशन वर्सेस तमिलनाडु राज्य का केस रेफर कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं देखना हमें आगे चलकर, ठीक है। स्पष्टीकरण पढ़ लेना कि जनजाति क्षेत्र कौन सी है। 21 जनवरी 1972 से ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची में असम मेघालय वाले क्षेत्र में जो असम के जनजाति क्षेत्र बता रखे हैं वहां पेरा 20 में, वो क्षेत्र सारे जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित है। तो जो असम और जनजाति क्षेत्र लिखा था उसको डिफाइन किया है। 2 परिभाषा खंड, 2 डिग्री याद रखना। डिग्री क्या है, डिग्री में क्या नहीं आता। सीधी सी बात है कि डिग्री पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयक रूप से अवधारण करती है जो न्यायालय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत करती है। तो डिग्री से न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो पक्षकारों के अधिकारों को निश्चयित रूप से डिसाइड करती है, अवधारित करती है। दूसरा कंसेप्ट यहां पर बात करना चाहूंगा कि डिग्री में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है। पहली चीज कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, ठीक है। ऑर्डर 7 रूल 711 में जो वाद पत्र नामंजूर करते हैं तो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना भी डिग्री के रूप में माना जाएगा। या सेक्शन 144 में रेफिकेशन का कोई प्रश्न डिसाइड होता है, उस प्रश्न का डिसाइडेशन भी एज ए डिग्री डिम्ड किया जाएगा। तो यहाँ 2 डिम्ड डिग्री मान रहा है कि एक तो ऑर्डर 7 रूल 11 में जो भी डिसाइडेशन होगा वाद पत्र का खारिज नामंजूर किया जाना, खारिज किया जाना, वो डिग्री मानी जाएगी। धारा 144 में किसी प्रश्न को डिसाइड कर दिया, वो भी डिग्री मानी जाएगी। क्या नहीं मानना, कोई ऐसा न्याय निर्णय नहीं आएगा जिसकी अपील, आदेश की अपील की बात होती है, कोई आदेश की अपील होती है तो उसको डिग्री नहीं मानना, ऐसा कोई जजमेंट नहीं आएगा। न कोई व्यतिक्रम के आधार पर खारिज किया गया आदेश आएगा। किसी को कहा था कि आप 7 दिन के अंदर ये फीस जमा करा दीजिए, ये कार्य कर दीजिए, उसने नहीं किया, उसके व्यतिक्रम के लिए वाद खारिज कर दिया, तो उस खारिज किए गए वाद का कोई भी आदेश डिग्री माना नहीं जाएगा। तो मानना क्या है, ऑर्डर 7 रूल 11 वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और 144 का प्रश्न डिम्ड डिग्री है, और क और ख ये डिम्ड डिग्री नहीं, ये डिग्री नहीं माने जाएंगे। यहाँ प्रारंभिक डिग्री कौन कौन सी है वो देख लेना। प्रारंभिक डिग्री जो है आप ऑर्डर 20 रूल 12 से 18 तक पढ़ेंगे, है ना। ऑर्डर 32 रूल, ऑर्डर 32 ए रूल 2 to 8 तक देख लेना आप। वहां पर भी संपत्ति विभाजन, पृथक कब्जे के वाद होते हैं, उन वगैरह में दे रखा है। तो कब्जा अंतकालीन वाद के में इसकी एक लिफ्ट आती है, मैं बोल देता हूँ। कब्जा अंतकालीन वाद के लाभों में प्रशासन लाभ के वादों में, भागीदारी के गठन में, पूर्वबंध में, मोचन में, हक सुपा में, मालिक अभिकर्ता के मध्य लेखा के वाद में, संपत्ति के विक्रय मोचन में, संपत्ति विभाजन, पृथक कब्जे, इन सब में प्रारंभिक डिग्री भी जारी की जाती है, ठीक है। फिर आप कुछ हेडिंग देख लेना, जैसे 2-3 में डिग्रीदार को परिभाषित किया, बस इतना है याद रख लो। 2-3 डिग्रीदार, 2-5 में विदेशी न्यायालय बता रखा है, 2-7 में सरकारी प्लीडर बता रखा है, ठीक है। अंडमान निकोबार के लिए जहां भी हाईकोर्ट शब्द आएगा उसमें कलकत्ता हाईकोर्ट अभिप्रेत है। अक्सर जब हाईकोर्ट प्री क्वेश्चन पूछता है प्री में, तो ऐसी चीजें शामिल करता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उच्च न्यायालय, अंडमान निकोबार उच्च न्यायालय में क्या शामिल होगा क्या नहीं होगा, तो वहां कलकत्ता उच्च न्यायालय अंडमान निकोबार के लिए उच्च न्यायालय माना जाएगा, ठीक है। दोनों में निर्णय में डिग्री और आदेश के आधार, किस बेस पर डिग्री जारी की गई, किस ग्राउंड पर ऑर्डर जारी किया गया, उस ग्राउंड का स्टेटमेंट, कथन, जजमेंट कहलाता है, निर्णय कहलाता है। 2 दफ निर्णय श्रेणी, तो जिसके विरुद्ध डिग्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया वो निर्णय श्रेणी होता है। 2 दफ ऐसा बोलती है। 2-11 बहुत इंपॉर्टेंट है। विधिक प्रतिनिधि को आप बिल्कुल पढ़ना कि विधिक प्रतिनिधि कौन होता है। जो कोई मृत व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है विधिक व्यक्ति है, विधिक प्रतिनिधि है। या कोई मृत व्यक्ति की संपदा में दखल अंदाजी करता है वो भी क्या होगा, विधिक प्रतिनिधि होगा। और तीसरा कि अगर वो व्यक्ति जो आज
मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगर वह व्यक्ति मर जाता तो उसकी जगह पर कौन व्यक्ति पोजीशन लेता, तो वो व्यक्ति भी विधिक प्रतिनिधि होगा। ठीक है, कि और कोई पक्षकार अगर प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है तो उस पक्षकार का के मरने पर वो संपत्ति किसको न्यायगत होती है और किसके पास वो संपत्ति जाती, तो वो भी उसका विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा। ऐसा 211 में लिखा है। मैं इसने प्रॉफिट 212 अंतकालीन लाभ की बात करेगा। अंतकालीन लाभ को आप जब देखेंगे तो अंतकालीन लाभ में क्या मतलब होता है कि मेरी पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है, आपने उस मेरे को डिस्पोजेज करके उस पर कब्जा कर लिया, और उस कब्जे के बाद आप उस प्रॉपर्टी से जो भी पैसा अर्जित कर सकते थे या आपने कर लिया, या तो आप कर सकते थे आपने नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि चाहे आपने किया हो या नहीं किया हो, जितना पैसा आप अर्जित कर सकते थे वस्तुतः उस सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे प्राप्त हुए हैं, या मामूली तत्परता से वो प्राप्त कर सकता है, इजीली प्राप्त कर सकता था, तो वो सारी राशि और उस पर ब्याज, और राशि लाभ और ब्याज जो उसको किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर सपोर्ट कब्जा रखने से प्राप्त हुई है, वो सब अंतकालीन लाभ आएंगे। पर आपने उस प्रॉपर्टी में कोई कमरा बनाया, वो किराए पे दे दिया, तो वो आपके द्वारा की गई अभिवृद्धियां हैं, तो वो इसके अंदर नहीं आती। ठीक है, देख लेना बस। जंगम संपत्ति में उक्ति फसलें आती है। ऑप्शन में शानदार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंगम संपत्ति में क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, देख के जाना। 213 214 में आदेश को परिभाषित किया, हेडिंग देख लेना। 217 में लोक अधिकारी को बताया गया है। 215 भी देख लेना, भी प्लीडर को परिभाषित किया है कि कोई अन्य व्यक्ति के लिए उपसंजात होने और अभिवचन करने के लिए जो भी प्राधिकारवान व्यक्ति होता है वो प्लीडर होता है। इसके अंतर्गत अधिवक्ता, वकील, हाईकोर्ट के अटर्नी भी आते हैं। 218 नियम, तो नियम को छोड़ देना। 219 निगम अंश। निगम अंश में 4 चीजें आएंगी, स्टॉक, डिबेंचर स्टॉक, तीसरा डिबेंचर और फोर्थ बंद पत्र। इन चारों को निगम अंश या शेयर होल्डिंग बोला जाता है। इस क्वेश्चन को पूछा गया था 2017 में या 2018 के पेपर में कि निर्णय और डिक्री के सिवाय हस्ताक्षरित के अंतर्गत क्या आता है। ध्यान रखना, निर्णय और डिक्री पर जहां भी हस्ताक्षरित शब्द का मतलब होगा कि आपको साइन भी करने हैं और नीचे आपको अपनी सील भी लगानी है, तो साइन और सील दोनों आते हैं निर्णय और डिक्री में। निर्णय डिक्री के सिवाय जहां भी हस्ताक्षरित आएगा वहां केवल सील लगा दो, साइन करने की जरूरत नहीं होती। तो आप जैसे जेरोक्स कॉपी लेते हो किसी केस के डॉक्यूमेंट की, तो वहां कभी भी जज साइन करके नहीं देता, वो सिर्फ सील विल लगा के दे देते हैं, वो हस्ताक्षरित माना जाता है। पर जजमेंट होगा या डिक्री होगी, दोनों ही मामलों में साइन भी करने पड़ेंगे, सील भी लगानी पड़ेगी। न्यायालय की अधीनस्थता, तो सबसे ऊपर हाई कोर्ट है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और उसके नीचे सभी अधीनस्थ न्यायालय आएंगे और लघुवाद न्यायालय आएंगे। तो जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, और जिला न्यायालय से अवर श्रेणी का हर सिविल न्यायालय, हर लघुवाद न्यायालय, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय दोनों के अधीनस्थ माना जाएगा। अधीनस्थता धारा 3 बात करती है। 4 छोड़ देना। ठीक है, ये स्पेशल विधि स्थानीय विधि पर प्रभाव नहीं डालता, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना, कि कोई किसी जगह पर रेवेन्यू कोर्ट है, वहां पर अगर सीपीसी लागू है और उस रेवेन्यू कोर्ट के प्रोसीजर लॉ में उस बात के बारे में जिस बात का प्रोसीजर नहीं दिया गया और वहां सीपीसी लागू हो सकती है, तो वहां की राज्य सरकार उस पर लागू कर सकती है। ऐसा लिखा हुआ है, पर कोई ज्यादा काम की बात नहीं है। हेडिंग देख लेना, संहिता का राजस्व न्यायालय को लागू होना। 6 धन संबंधी अधिकारिता इंपॉर्टेंट है, हेडिंग आपसे पूछेगा, अंदर नहीं जाएगा। सीधे मतलब है कि कोई भी न्यायालय अपनी धन संबंधी अधिकारिता से बाहर जाकर किसी भी बात को ग्रहण नहीं करेगा। तो अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी बात का ऐसा प्रभाव नहीं होगा कि वह किसी न्यायालय को उन वादों पर अधिकारिता दे दे जो उनकी रकम, विषय वस्तु का मूल्य, उनकी मामूली धन संबंधी अधिकारिता की सीमाओं से अधिक है। तो जितनी उनकी लिमिटेशन है धन संबंधी, उससे बाहर जाकर किसी प्रकार का वाद ग्रहण नहीं करेगा। कितनी लिमिट होती है, तो सिविल न्यायालय, यहाँ पर एक सिविल न्यायालय होता है राजस्थान के अंदर, उस सिविल न्यायालय की 2 लाख तक होती है लिमिट। फिर आता है वरिष्ठ सिविल न्यायालय, वरिष्ठ सिविल न्यायालय, इसकी 2 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख, और 5 लाख से अधिक है वो जिला न्यायालय। अब आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम बना के देगा यहाँ,
5 लाख से अधिक है ना, 5 लिख रहा है, इसको देख लेना। आपको प्रॉब्लम बना के देगा कि कोई प्रॉपर्टी है, उसका मूल्य 10 लाख रुपए है, अब उसको कौन से न्यायालय द्वारा ग्रहण किया जाएगा, तो आप लिमिट सेट कर लेना। 5 लाख से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, 2 से 5 लाख के बीच में वरिष्ठ न्यायालय है, और 2 लाख तक, 2 लाख तक का मतलब होता है 2 लाख भी उसमें इंक्लूड है, तो 2 लाख तक सिविल न्यायालय, 2 लाख 1 रुपया उतने ही वो चला जाएगा वरिष्ठ सिविल न्यायालय में। धन संबंधी अधिकारिता की हेडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ की भी हेडिंग देख लेना कि साथ में प्रांतीय लघुवाद न्यायालय बता रखा है, 8 में प्रेसिडेंटी लघुवाद न्यायालय बता रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। 9, जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेगा। स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि न्यायालय को सभी सिविल वादों का विचारण करने की अधिकारिता होगी, पर सिविल वाद होंगे क्या, तो उसको स्पष्टीकरण 1 में क्लियर कर रखा है कि जिसमें संपत्ति संबंधित या पद संबंधित अधिकारों का प्रतिवाद है। लड़ाई किस बात की है, तो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग है या पोस्ट रिगार्डिंग है, तो भले ही वो प्रॉपर्टी धार्मिक कृत्यों पर या पद धार्मिक कृत्यों पर या कर्म संबंधी प्रश्नों पर विनिश्चय पर अवलंबित है, सिविल प्रकृति का वाद माना जाएगा। पर अगर कोई प्रश्न शुद्ध रूप से जाति पर या धर्म पर आधारित है तो वो क्रिमिनल नेचर का वाद हो जाता है, जैसे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, क्योंकि वहां शुद्ध प्रश्न ही जाति पर है। ये बात कर रहा है कि कोई पोस्ट है, कि आपने किसी पोस्ट को होल्ड कर लिया, तो वहां आप ये इस बात का उसको सिविल नेचर का वाद मानेंगे, इस बात को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ये पद तो साहब विशेष धर्म का था, इस आधार पर इसको तो क्रिमिनल नेचर का माना जाए। तो भले ही संपत्ति या पद संबंधित अधिकारों का विवाद है, और वो ऐसा पद या ऐसी संपत्ति किसी धार्मिक कृत्य या कर्मों संबंधित प्रश्नों के विनिश्चय पर डिसाइड होनी है कि ये इस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, ट्रस्ट हिंदू है मुस्लिम है, इस मंदिर का अध्यक्ष ये व्यक्ति पुजारी कैसे बन गया, इन सब चीजों के होते हुए भी सिविल प्रकृति का वाद मानेंगे। पर जहां शुद्ध रूप से जाति का प्रश्न आ जाता है कि आपकी जाति का ही विवाद है, ना कि पद का विवाद है और ना किसी संपत्ति का, शुद्ध रूप से जाति के कारण आपका विवाद उत्पन्न हो रहा है, आपको बाहर किया जा रहा है, उस स्थिति में ये क्रिमिनल नेचर का विवाद हो जाएगा। स्पष्टीकरण 1 में जो पद दे रखा है, उस पद के लिए कोई फीस है या नहीं, वो पद किसी विशेष स्थान से जुड़ा है या नहीं, ये बात बिल्कुल भी तात्विक नहीं है, हमें ध्यान नहीं देना है। सीधी सी बात है कि संपत्ति पद संबंधित अधिकार जहां प्रतिपादित होंगे सिविल नेचर का वाद माना जाएगा। एक लंबी लिस्ट आएगी, पूजा करने का अधिकार कौन सा है, सिविल नेचर का वाद है। जब आप कोई सी भी गाइड पढ़ रहे होंगे वहां आपको बढ़िया क्वेश्चन बन के आते हैं इसमें, और आप एक चीज पकड़ लो कि वो लिस्ट है, 15 आपको लगभग 15 अधिकार दे रखे हैं कि ये तो सिविल नेचर के, और 10-12 दे रखे हैं ये क्रिमिनल नेचर के। तो या तो आप सिविल नेचर के याद कर लो ताकि एक का को शामिल करना दूसरे का अपने आप अपवर्जन हो जाएगा, तो आपको फिक्स पता रहेगा कि ये कोई भी ऑप्शन में आ गए तो ये तो सिविल नेचर के, बाकी क्रिमिनल के आ जाएंगे, ऑप्शन काटने में दिक्कत नहीं होगा। सेक्शन 10 रेस सब ज्यूडिस की बात करता है। रेस सब ज्यूडिस बोला जाता है इसको, कि वाद को रोक दिया जाना। ये कह रहा है कि कोई चलता विचारण है, उस विचारण में हिंदी में और लिख लो इसको लंबित वाद का सिद्धांत या विचाराधीन वाद, लंबित वाद का सिद्धांत या विचाराधीन न्याय का सिद्धांत बोलते हैं, विचाराधीन न्याय का सिद्धांत। 10 और 11 में एक तो आपको अंतर पूछते हैं मेंस के दौरान, वो मेंस की बात है। अभी का मतलब समझ लेना, 10 धारा 10 की हेडिंग याद रखो, रेस सब ज्यूडिस, लंबित वाद का सिद्धांत, विचाराधीन वाद का सिद्धांत, वाद का रोक दिया जाना। पॉइंट क्या है इसमें कि कोई एक सब्जेक्ट मैटर है और उसी के अधीन 2 पक्षकार मुकदमा करते हैं या उनके हित प्रतिनिधि आकर कोर्ट में लड़ते हैं, तो उनके बीच पूर्व में अगर संस्थित वाद प्रत्यक्ष और सार्थ रूप से वैसा ही विवादक विषय से संबंधित है कि जैसे मेरे पिताजी और आप में से किसी के पिताजी के बीच में कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, कोई वाद चला रखा उन्होंने कोर्ट में, बाद में हम लड़के भी उसी प्रॉपर्टी के लिए लड़ जाते हैं और दोनों अपना अपना हक जताते हैं पिताजी की तरफ, हम भी वही बात लेके आते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर कोई वाद किसी सब्जेक्ट मैटर पे पहले से कोर्ट में चल रहा है और पूर्वतन वाद, और अभी एक उसी मैटर पर भी नया वाद आया और नए वाद में पूर्वतन संस्थित वाद में जो विवादक विषय वस्तु थी वही अभी के वाद में है,
तो न्यायालय आगे कार्रवाई नहीं करेगा। इस शब्द को पकड़ना, आगे कार्रवाई नहीं करेगा। कि पहले से कोई संस्थित वाद है, वैसे ही संस्थित वाद का सब्जेक्ट मैटर लेकर आप आ गए हो और उस पर आपने नया केस संबित कर दिया, तो न्यायालय उस नए केस की सुनवाई नहीं करेगा। ये कह रहे हैं आगे कार्रवाई नहीं करेगा। मतलब वाद संस्थित किया जा सकता है धारा 10 में, तो वाद ग्रहण को धारा 10 नहीं रोकती। यहां लिख लेना, वाद ग्रहण को नहीं रोकती। पर कार्रवाई आगे करने से रोकती है कि एक मामला पहले चल रहा था, दूसरा मामला उसी मैटर पर संस्थित हो गया, तो दूसरे में आगे कार्रवाई नहीं करेगी, मामले को रोक देगी। कब? जब या तो उसी न्यायालय में वो वाद आया हो, या भारत के कोई अन्य न्यायालय में आया हो, या केंद्र सरकार द्वारा भारत से बाहर स्थापित किया गया और चालू किया गया किसी न्यायालय हो, या सुप्रीम कोर्ट में वैसा ही वाद चल रहा हो। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मेरे पिताजी और उनके पिताजी अपनी पोजीशन को लेकर दावा कर रहे थे। चलती प्रॉपर्टी में मैंने कोई ना कोई उस पर हल्का फुल्का कंस्ट्रक्शन करा दिया, उस बेटे ने कंस्ट्रक्शन को धसा दिया, मैं लेके आ गया एक नया विवाद कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पिता से मुझे प्राप्त हुई है और इस प्रॉपर्टी पर मुझे अपना काम करने दिया जाए, इसके खिलाफ इंजंक्शन जारी करे। तो नया वाद ग्रहण करते कोर्ट देखेगा कि भाई अभी तो इसी मैटर पर विवाद चल रहा है न्यायालय में, और वो इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं करेगा। पर इसका स्पष्टीकरण बड़ा अच्छा पॉइंट बनाकर क्वेश्चन पूछते हैं कि विदेशी न्यायालय में कोई वाद अगर पेंडिंग है तो उसके लिए भारत में आगे कार्रवाई की जा सकती है। भारत कोई भी वाद ग्रहण कर सकता है, हमें विदेश से किसी प्रकार का मतलब नहीं है। विदेशी न्यायालय में कोई वाद लंबित है तो भारत में उस वाद को ग्रहण किया जा सकता है, धारा 10 मना नहीं करती। पर विदेशी न्यायालय ने कोई मामला डिस्पोज कर दिया, लंबित नहीं है, वहां जजमेंट आ चुका है, फिर हम आगे विचार नहीं करेंगे। विदेशी न्यायालय में वाद का लंबित होना इस धारा के अधीन किसी भी नए वाद को ग्रहण करने से निवारित नहीं करता। धारा 11, धारा 11 एक समुंदर है और इस समुंदर में इतनी धाराएं, इसको बोलते हैं प्राग न्याय। इंग्लिश में बोला जाता है रेफ जूडिकेटा, जूडिकाटा, जूडिकेटा, ऐसे कई शब्द आपको पढ़ने को मिलेंगे। इंग्लिश ऐसे लिखते हैं रेफ जूडिकेटा। तो रेफ जूडिकेटा बात करता है, ये कहता है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद और विवादक का विचारण नहीं करेगा, ये विचारण करने से ही रोक रहा है जहां प्रत्यक्ष और सार्थ रूप से विवादक विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच है, या उनके अधीन दावा करने वाले अन्य पक्षकारों के बीच में। पूर्ववर्ती वाद में भी अगर ऐसा विषय प्रत्यक्ष और सार्थ विवादित रहा था। 10 और 11 में क्या अंतर है? 10 में कह रहा है कि ग्रहण तो कर लो, आगे विचारण मत करना। 11 कह रहे हैं कि वाद आते हैं, आपको पता लगता है कि इसी सब्जेक्ट मैटर पर एक और वाद चल रहा है किसी न्यायालय में, या इसी न्यायालय में पहले से इसी सब्जेक्ट मैटर पर पूर्ववर्ती वाद चल रहा है, तो न्यायालय उस वाद और विवाद का विचारण नहीं करेगा। धारा 11 को ग्राउंड बनाकर शुरू में इस वाद को रिजेक्ट कर देगा। जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद में या उस वाद में जिसमें ऐसा विवादक उठाया गया था, उसका विचारण करने के लिए सक्षम था और सुना गया, निश्चित किया जा चुका है कि अगर किसी पहले वाले न्यायालय ने किसी सब्जेक्ट मैटर पर कोई वाद सुना और डिस्पोज ऑफ कर दिया, जैसे मेरे और आपके बीच में कोई प्रॉपर्टी विवाद है और कोर्ट ने उस विवाद को आपके पक्ष में डिसाइड कर दिया, मैं केस हार गया, बाद में मेरे बच्चे उसी प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में केस लेते आते हैं आप में से किसी बच्चे के विरुद्ध, कोर्ट देखेगा कि इस प्रॉपर्टी में विवाद था, हाँ पहले किसी न्यायालय ने सुन लिया और डिस्पोज ऑफ किया जा चुका है, और जिस न्यायालय ने सुना था वो उस समय उस वाद को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट भी था कि 2 लाख तक का वाद था, सिविल न्यायालय ने सुन लिया, मतलब कॉम्पिटेंट था। तो अगर किसी पूर्ववर्ती न्यायालय के द्वारा उसको सुना जा चुका है, विवाद को डिसाइड किया जा चुका है, अंतिम रूप से फाइनल डिस्पोज ऑफ हो गया उसका, तो उसके बारे में नया वाद और विचारण कभी भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। ये धारा 11 पूर्व न्याय, प्राग न्याय या रेफ जूडिकेटा कहती है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित, क्योंकि इसको इसलिए प्रतिपादित किया गया कि अगर एक मामला जो डिस्पोज हो चुका है उसको बार बार अगर उठाते रहा गए तो ऐसे मुकदमों कभी अंत ही नहीं होंगे मुकदमे के। इसी बात को रोकने के लिए ये चीजें लाई गई कि एक बात जो सुन लिया, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, उस मामले में
उस वाद को दोबारा नहीं उठाया जा सकता रेव जुडिकेटर लागू करके। जैसे हमारा सेक्शन 300 सीआरपीसी कहता है कि एक मामले का ट्रायल हो गया, दोबारा उस मामले में उन्हीं तथ्यों पर मामला नहीं उठा सकते। अब इसके कुछ 6 स्पष्टीकरण आएंगे, 8 स्पष्टीकरण है इसके। 8 स्पष्टीकरण आपको इसी की चीजों को डिफाइन करते हुए बताएंगे। रेव जुडिकेट अपने आप में समुद्र है और इसको जितना पढ़ोगे उतनी आपको कई छोटी छोटी चीजें आएंगी। प्रतिरक्षा का भी आधार है, बहुत अच्छा प्रतिरक्षा सिविल मामलों में रेव जुडिकेटा के द्वारा की जाती है। जब हम मेंस पढ़ेंगे तब इस पर चर्चा करूंगा कि ये किस प्रकार का समुद्र है। अपने आप में एक बेयर एक्ट लिखा जा सकता है रेव जुडिकेटा के ऊपर। अभी देखो कि सबसे पहले तो ये सिद्धांत आया कहां से, तो एक केस था विदेश में, इंग्लैंड में, डचेज ऑफ किंगस्टन लॉ। डचेज ऑफ किंगस्टन केस में रेव जुडिकेटा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। भारत में इसको, इसी जजमेंट को भारत में सत्यचरण वर्सेस देवराजन के केस में अपनाया गया। सत्यचरण वर्सेस देवराजन के केस में अपनाया गया। क्लियर है? अब स्पष्टीकरण फर्स्ट की बात करता हूं। पूर्ववर्तीवाद का क्या मतलब होगा कि भले ही वो पहले संस्थित किया गया हो या बाद में संस्थित किया हो गया, जो पूर्व में विनिश्चित किया गया उसको पूर्ववर्तीवाद मानेंगे। तो प्रसंगतवाद से, पूर्ववर्तीवाद से ऐसे वाद का घोतक है जो प्रसंगतवाद से पूर्व में डिसाइड हो चुका है। अगर एक मामला डिसाइड हो गया तो उसका जजमेंट के आधार पर दूसरा मामला रेव जुडिकेटा के थ्रू डिसाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? दूसरा कि कौन सा न्यायालय सक्षम है या नहीं है, इसके लिए आपको यही नहीं देखना है कि उस न्यायालय की अपील कहाँ होती है। कि सक्षमता का उदाहरण कभी भी अपील करने के ग्राउंड के आधार पर मत देखो कि इस न्यायालय की अपील तो इसी में हो जाती है। जैसे मान लो कि आप लघुवाद न्यायालय में सुना, डिस्पोज ऑफ कर दिया, और लघुवाद न्यायालय की अपील डीजे कोर्ट में हो गई, सिविल न्यायालय की डीजे कोर्ट में हो गई, पर इसको डीजे कोर्ट डिसाइड करता तो हाई कोर्ट में अपील होती। तो ये न्यायालय की सक्षमता के अवधारण का आधार नहीं बनाया जाएगा कि किस न्यायालय की कहाँ अपील होती है। आप ये देखो कि रुपए कितने धन संबंधी अधिकारिता में था, किस न्यायालय ने सुना, वो उसकी कंपिटेंसी का आधार होगा। तो पहला स्पष्टीकरण पूर्ववर्तीवाद को बताएगा, दूसरा न्यायालय की सक्षमता को डिफाइन करेगा कि न्यायालय कौन सा सक्षम माना जाएगा। ठीक है, तीसरा कि पूर्ववर्तीवाद में भी वो विषय उठाता, इसको कैसे मानेंगे कि एक पक्षकार ने तो उसका अभिकथन किया था कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है या ये अधिकार तो मेरा, और दूसरे द्वारा ने उसको या तो अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से प्रत्याख्यान कर दिया या स्वीकृति कर दी। तो ये मानेंगे कि उस वाद में, वो पूर्ववर्तीवाद में वो विषय वस्तु उठाता। जो ये बात कर रहा है यहाँ पर कि पूर्ववर्तीवाद में प्रत्यक्ष या सार्थक विवादक विषय रहा है। तो विवादक विषय का मतलब यहाँ से है कि एक व्यक्ति ने उसका अभिकथन किया और दूसरे ने उसको मना कर दिया। जैसे मैंने किसी वाद में कहा कि सर इस पे तो हम पिछले 30 वर्षों से लगातार उपयोग में ले रहे हैं और 30 वर्षों से मेरी पोजीशन के आधार पर इसको मेरे पक्ष में डिसाइड कर दिया जाए। तो सामने वाला ने उस पर या तो कह दिया कि सर इनके पास नहीं था, हमारे पास है पिछले 10 सालों से, वो चुपचाप रहा। तो या तो उसने प्रत्याख्यान किया, स्वीकृति कर दी, या अभिव्यक्त रूप से स्वीकृति करी या विवक्षित रूप से। विवक्षित रूप से कई बार आप बिना बोले भी कुछ जगह पर मौन रह जाते हैं, वहां आपका विवक्षित रूप से उसको स्वीकार करना माना जाता है ना। ये जैसे आप प्लीडिंग्स के रूल्स पढ़ेंगे वहां सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होती चली जाती है। स्पष्टीकरण 4 देखना, बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है कि कोई ऐसा मैटर था जिसको आप प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बना सकते थे, या तो आप उसको अटैकिंग पोजीशन में ले सकते थे उस अस्त्र को इसके आधार पे, या आप उसको डिफेंस में ले सकते थे। ठीक है, और आपको उसका उपयोग में लेना चाहिए था पर आपने नहीं लिया, तो ये माना जाएगा कि उस वाद में वो प्रत्यक्ष या सार्थक विवादक था। मैं एक प्रॉपर्टी पे अपना दावा करता हूं कि इस प्रॉपर्टी पे मेरा 30 साल से कब्जा है मेरे पिताजी का, और उस पिताजी के पोजीशन के आधार पे मेरे पिताजी के पक्ष में, मेरे पक्ष में डिसाइड होनी चाहिए। ठीक है, 30 साल से, या मैं मेरा कब्जा बता देता हूं कि 30 साल से मेरा कब्जा है, मेरे पक्ष में ये प्रॉपर्टी पोजीशन के आधार पर डिसाइड कर दो। यहां पर मेरे पक्ष में जजमेंट नहीं आता, वो दूसरे वाले जो भी पक्षकार होता है उसके पक्ष में
कर दिया जाता। फिर मैं एक और बात लेके आता हूँ कि वो प्रॉपर्टी तो मेरे पोजीशन में नहीं थी, फिर मेरे पिताजी के 30 साल पोजीशन में थी और मैं उनका दत्तक पुत्र हूं, तो वो प्रॉपर्टी अब मेरे पक्ष में डिसाइड कर दो। तो कोर्ट कहेगा कि श्रीमान जब आप पहले केस लेकर आए थे, तो जब आपने 30 साल के पोजीशन का दावा किया तो वहां पर यह दावा भी कर सकते थे कि मेरे पिताजी का भी 30 साल का पोजीशन है और मैं उनका दत्तक पुत्र हूं। ये चीज आप अटैकिंग का आधार बना सकते थे, या इसी चीज को डिफेंसिंग का आधार बनाया जा सकता था। तो कोई ऐसा विषय जो पहले वाले केस में भी बोला जा सकता था और वहां मैंने नहीं बोला, तो ये माना जाएगा कि भले कि वो उस सब्जेक्ट मैटर में प्रत्यक्ष या सार्थ रूप से डिस्प्यूट मैटर रहा है, भले मैंने उसको उठाया नहीं है। एक दूसरे उदाहरण से समझाता हूं कि एक जगह में अपने पिताजी के सामने प्रतिरक्षता कर रहा हूं, पिताजी पूछ रहे हैं कि आप फेल क्यों होंगे, और मैं एक आधार बनाकर कह रहा हूं कि पापा वो तो मेरी क्या है कि इस बार पढ़ाई नहीं हो पाई थी, घर में ये काम हो गया था, तबीयत खराब थी, आपको पता ही है मेरी भी तबीयत खराब रही थी। तो पिताजी उन सब चीजों को सुनकर डिसाइड करते हैं कि भैया तेरी कुछ भी खराब नहीं रहा, हमने तेरे को पढ़ने का टाइम दिया, तेरे को घर पे भेज दिया, सारे मामले मेरे कहकर वो कहते भैया ऐसा तो कुछ नहीं रहा था, और वो खारिज कर देते हैं। उसी में मैं दोबारा पिताजी को स्पष्टीकरण में कहता हूँ, पिताजी की उस पेपर में भी टाइमिंग थोड़ा कम था और इस पर 5 ऑप्शन दिए थे, बहुत गलतियां हो गई जल्दबाजी में, मैंने 5 ऑप्शन नहीं भरा, माइनस मार्किंग के अंतर्गत आ गया। तो अलग से उसके लिए जब मैंने दोबारा वाला पॉइंट उठाया, मैं पहले वाले पॉइंट में भी रख सकता था कि क्यों कम नंबर आए, क्यों मैं फेल हो गया, वहां 4-5 पॉइंट रख सकता था कि इस बार सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़ा रहा, इस बार मैंने अपनी पढ़ाई वाला कम ध्यान दिया, पेपर में टाइमिंग भी कम था, पेपर की डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी, थोड़ा सा मुझे डिस्टरबेंस भी कर दिया कि वहां पर जो मैडम्स थी उन्होंने कॉपियां लेट दी, जल्दी कलेक्ट कर ली, है ना। कोई भी ग्राउंड रख सकता हूँ, मेरे जो तबीयत भी खराब हो गई थी पापा, बार बार आप लोगों का भी दबाव था। तो एक ही बात में जितने भी आप प्रतिरक्षा या अटैकिंग के जितने भी पॉइंट यूज कर सकते हो, एक ही वाद में कर लो, आपने नहीं किए और अलग से वाद लेके आ सकते, तो ये माना जाएगा कि जो पॉइंट आप लेके आ रहे हो ये पहले वाले वाद में भी प्रत्यक्ष या सार्थ रूप से उठाया जा सकता था, नहीं उठाया तो ये आपकी गलती है। इस फोर्थ वाले पॉइंट को कहा जाता है प्रलक्षित प्राग न्याय। यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, इसको देखना। अच्छा, प्राग न्याय लिखना सिखाता हूं पहले आपको कि प्राग न्याय लिखते कैसे हैं। ऐसे प्रलक्षित प्राग न्याय या सृजनात्मक प्राग न्याय या आणविक प्राग न्याय इसको बोला जाता है। किसको? स्पष्टीकरण 4 को। इंग्लिश में बोलो तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। इस पर आप कुछ केस लिख लेना, इसके केस पूछे जाते हैं। एक तो यूपी राज्य बनाम नवाब हुसैन का केस है। इसमें नवाब हुसैन जी को नौकरी से निकाल दिया था, पहले वो एक डिफेंस लेके आए कि मेरे को ऐसे नहीं निकाला जाना चाहिए था, वो खारिज कर दिया, फिर दूसरा वाद लेके आए दूसरे ग्राउंड पे खुद को बचाने लिए। कोर्ट ने कहा भाई पहले वाले वाद में बोल देते हैं जब कि ये ग्राउंड पे भी मुझे रिलीफ दिया जाए। तो एक ही केस में जितने आप डिफेंस और जितने अटैकिंग पोजीशन ले सकते हो ले लो। यूपी नवाब हुसैन के अलावा दूसरा देवीलाल और सेल टैक्स कमिश्नर का वाद भी देखना, देवीलाल वर्सेस सेल टैक्स कमिश्नर। दोनों बात देख लेना, अच्छे से समझ लेना। 5, कोई आपने डिमांड की थी और वो डिग्री में नहीं दी गई, आपने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए दिलवाओ, डिग्री में नहीं दी, तो ये मान लो कि वो आपकी डिमांड को नामंजूर कर दिया, समझा जाएगा। कोई अनुतोप जिसकी आपने डिमांड की आपको प्रदान नहीं किया, वो खारिज कर दिया, ये मान के चलो। स्पष्टीकरण 6, कोई दिक्कत नहीं कि आपके पिताजी वगैरह का मामला सुन लिया और उसी से आपको हक मिला, आप मामला लेके आते हो, तो ये माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन हमने दावा किया है। तो पिताजी जो दावा कर सकते थे उसके व्युत्पन्न अधिकार के अधीन हम दावा करते हैं, तो ये मानेंगे कि उनसे ही अधिकार हमें मिला है, उससे दावा। डिग्री के निष्पादन पर भी रेस जुडिकेटा एज इट इज लागू होगा, स्पष्टीकरण 7 करता है। 8 थोड़ा सा डिफाइन करता है सीमित अधिकारिता वाला न्यायालय क्या होगा,
कौन पहले सक्षम था कौन नहीं था। तो कोई भी वादक जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाले, लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन वाले किसी न्यायालय के द्वारा सुनकर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। और पश्चातवर्तीवाद में भी पूर्व न्याय के रूप में इस बात के होते हुए भी प्रवृत्त रहेगा कि सीमित अधिकारिता वाला ऐसा न्यायालय ऐसे पश्चातवर्तीवाद या उस बात का जो इसे विवादक में उठाया गया विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था। कि पहले कोई मामला था वो 2000 रुपए तक का मामला था, ये 50,000 तक पहले सिविल न्यायालय 50,000 तक का वाद सुनते थे 2015 से पहले, 2018 से पहले। तो 50,000 तक का वाद था, सिविल न्यायालय ने सुन लिया। पर अब सिविल न्यायालय की अधिकारिता 2 लाख चली गई। तो अगर पहले कोई बात था वो उस समय उस न्यायालय ने सुन लिया जिसको सुनने के लिए सक्षमता थी और डिस्पोज ऑफ कर दिया। आज भले ही उस प्रॉपर्टी की कीमत हम कहते हैं कि वो तो 2 लाख रुपए की थी आज के टाइम पे, और आज के टाइम पे सिविल न्यायालय उस वाद को सुन नहीं सकता। 3 लाख मान लो, 3 लाख को सिविल न्यायालय नहीं सुन सकता। तो इस चीज को कोई नहीं देखा जाएगा कि वो सीमित न्यायालय को उस वाद को सुनने के लिए सक्षम था या नहीं था। आप ये देखो कि क्या उस समय सक्षम था। आज की सक्षमता से उसको चेक नहीं किया जाएगा। उस समय जो सक्षमता उसने ग्रहण कर लिया, डिसाइड कर लिया, तो आज भले वो पश्चातवर्ती वाद जो आज के टाइम पे 50,000 की प्रॉपर्टी 5 लाख की होगी और आज वो बात संचित करें तो सिविल न्यायालय नहीं सुन सकता। अब वो जिला न्यायालय में जाएगी तो इस चीज को नहीं देखेंगे कि पहले वाला वाद जो सिविल न्यायालय ने सुना था वो अब वाला वाद सुनने के लिए सक्षम नहीं है। ये नहीं देखना, उस समय सक्षम था सिविल न्यायालय, ये सफिशियंट है। बस इसी ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए आगे 2 केस और लिखना है यहां पर। एक तो लिखना आप यूपी राज्य वर्सेज दरियाऊ का केस आता है। इसमें कहा गया था कि रेफ जुडिकेटर रिट कार्यवाहियों पर भी लागू होता है। रिट कार्यवाहियां 5 प्रकार की रिट होती है। कहां पर होती है? संविधान में आप आर्टिकल 32 में रिट पढ़ते हो तो रिट कार्यवाहियों पर भी रेफ जुडिकेटर लागू होता है। पर एक और केस आया था यूपी दरियाऊ के बाद, उस केस का नाम था गुलाम सरवर वर्सेज यूपी। गुलाम सरवर वर्सेज यूपी राज्य का केस। इस केस में क्या कहा गया था कि हेबियस कॉर्पस रिट होती है जिसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट पर रेफ जुडिकेटर लागू नहीं होता। आपने एक बार रिट लगाई, डिस्पोज ऑफ कर दी, आप वापस कोई अदर ग्राउंड पे भी वो रिट लगा सकते हैं। वहां पर रेफ जुडिकेटर बिल्कुल भी दिक्कत पैदा नहीं करेगा। तो केस कैसे याद रखने? गुलाम को बंदी बनाया जाता है। गुलाम सरवर, ये गुलाफ लिखा हुआ है ना, ये गुलाम है। गुलाम सरवर, तो गुलाम को बंदी बनाते हैं। तो सीधा बंदी प्रत्यक्षीकरण पर गुलाम सरवर का वाद है और यूपी दरियाऊ राज्य का वाद अपने आप तुम्हें याद रह जाएगा कि दोनों वाद आपको ऑप्शन में आएंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण पर रेफ जुडिकेटर लागू नहीं होता, किस वाद में कहा गया। तो वहां आपको याद रखना है गुलाम सरवर यूपी राज्य का केस है, क्योंकि गुलाम बंदी बनाया जाता है गुलाम व्यक्ति को। क्लियर है? तो रेफ जुडिकेटर डिग्री के निष्पादन पर लागू होता है, रिट कार्रवाइयों पर लागू होता है, इंटरिम और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पर लागू होता है, पीआईएल पर लागू होता है, एक्स पार्टी ऑर्डर पर लागू होता है, सहवादी और सहप्रतिवादी पर भी रेफ जुडिकेटर लागू होता है। ठीक है? अतिरिक्त वाद का वर्जन, कि अगर यहां पर कहीं सीपीसी के अंदर लिख दिया कि एक वाद मैटर पे एक बार मामला सुन लिया और उसको दोबारा नहीं सुना जाएगा, ये तो धारा 11 में लिख दिया, पर कहीं लिखा हुआ है कि इस वाद में कोई आगे वाद संचित नहीं किया जा सकेगा, तो ये मान लो कि ऐसे वाद हेतु के लिए अतिरिक्त वाद का वर्जन करता है। आप ऐसा पढ़ेंगे जैसे आप पहले पढ़ोगे 11 रेफ जुडिकेटर 21 में कहेंगे कि न्यायालय की अधिकारिता के आधार पर आप उसको डिग्री को चैलेंज करने वाला वाद नहीं लेके आओगे। तो 21 में आपको कह देंगे अतिरिक्त वाद का वर्णन। 34(2) में आपको कहेंगे, ठीक है, जहाँ खर्चे और वो प्रतिकर वगैरह के लिए बात करेंगे। 46 में कहेंगे जहाँ आपसे कोई प्रश्न डिसाइड करवाया जाएगा डिग्री के निष्पादन में। 95(2) में बात करेंगे। 144(2) में प्रत्यवस्थापन के मामलों में। इनमें अतिरिक्त वाद संचित करने का मना कर देगा इन धाराओं में, तो ये अतिरिक्त वाद का वर्जन करते हैं। ऐसे आप ऑर्डर 2 रूल 2 में पढ़ोगे, 9 में पढ़ोगे, 11, 21, 22, 9, 23(1), 23(1)A, यहाँ सब जगह अतिरिक्त वाद का वर्जन करके चलेगा।
विदेशी न्यायालय के निर्णय कब निश्चायक होंगे? तो निश्चायक होंगे, कब नहीं होंगे इसको सीधा सा देख लो कि अगर वो सक्षम न्यायालय ने नहीं सुनाया तो वो फाइनल नहीं होंगे, चैलेंज कर सकते हो। गुनागुन के आधार पर, मेरिट्स के आधार पर नहीं दिया गया, चैलेंज कर सकते हो। इंटरनेशनल लॉ का गलत इंटरप्रिटेशन किया है, उस पर आधारित है, और भारत ने उस विधि को या भारत ने उस इंटरनेशनल लॉ को मान्यता देने से इनकार कर दिया, उस पर वो जजमेंट डिसाइड हुआ है, तो उस जजमेंट को निश्चायक नहीं मानेंगे, चैलेंज कर सकते हैं। नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्रवाइयां थी जिसमें दूसरे पक्षकार को सुना ही नहीं गया था। नैसर्गिक न्याय के 3 सिद्धांत होते हैं, उन 3 सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था, तो आप चैलेंज कर सकते हो। कपट पर वो जजमेंट प्राप्त किया गया, भारत में प्रदत्त किसी विधि के भंग को जायज ठहराता है, तो इन सब मामलों को पर जो जजमेंट आया वो भारत में निश्चायक नहीं होगा। अदरवाइज ये 6 मामले नहीं आते तो सभी मामले भारत में निश्चायक होंगे। दूसरी चीज देखना आप कि जैसे ये 6 वाला पॉइंट है, इसको थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लम बना के वो दे देता है कि जैसे भारत में दहेज को इलीगल कर रखा, विदेश में हो सकता है दहेज कहीं पे लागू हो, या भारत में जैसे सरोगेसी अभी इलीगल है, लीगल है, दोनों प्रकार की स्थितियां है। सरोगेसी के कुछ स्पेशल रूल्स है, तो उनके अकॉर्डिंग चैलेंज कर दिया जाता है कि 45 वर्ष की से ज्यादा की लेडीज ना हो। विदेश में हो सकता है ये सारी चीजें बहुत अच्छे से हो। भारत में अबॉर्शन बैन है, विदेश अबॉर्शन को बड़ा अच्छे से अलाउ करता है। तो भारत में ये देखना है कि उस विधि के भंग को, दावे को भारत अगर ठीक ठहरा रहा है, भारत में कोई विधि है उसका भंग है और अपराध है, और विदेशी विधि उसको ठीक ठहरा रही है, तो ऐसे मामले में वो निश्चायक नहीं। विदेशी निर्णय के बारे में अवधारणा, तो सीधी सी बात है कि विदेशी निर्णय के बारे में ये अवधारणा होगी कि अगर सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने दिया है, अगर ऐसा निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने सुनाया गया है, तो वहां पर उसको बिल्कुल उपधारित करके चलेंगे कि वो निर्णय बिल्कुल ठीक होगा। पर ऐसी उपधारणा को अधिकारिता का अभाव साबित करके आप विस्थापित कर सकते हो। बताना ये एविडेंस में किस सेक्शन के में ये चीज के लिए, प्रिजम्पशन के लिए आपको बता रखा है 80 से 90 के बीच में, ठीक है। एविडेंस का कौन सा सेक्शन है जहां कह रखा है कि विदेशी निर्णय निश्चायक होंगे, उनके बारे में प्रिजम्पशन के रिगार्डिंग प्रोविजन किए गए। वाद का स्थान, तो वाद निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। अगर 3 लाख तक का वाद है तो 3 लाख तक के वाद को सिविल न्यायालय, वरिष्ठ सिविल न्यायालय सुन सकता है, उसी में संस्थित करो, और वो प्रॉपर्टी जो 3 लाख की है वो प्रॉपर्टी उसकी अधिकारिता में आती है। तो हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उस वाद का विचारण करने के लिए सक्षम है। 16 वाद को वहां संस्थित करना जहां सब्जेक्ट मैटर है। तो स्थावर संपत्ति के सभी वाद, देखो स्थावर संपत्ति के सभी वाद, और साथ में जंगम संपत्ति के प्रत्युदरण के बाद कि किसी ने हमारी जंगम संपत्ति का करस्तन या कुर्की के अधीन थी वो जंगम संपत्ति, उसको हम रिकवरी कर रहे हैं, प्रत्युदरण का मतलब रिकवरी का वाद है, वो वहां संस्थित किया जाएगा जिस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा में वो प्रॉपर्टी स्थित है, ठीक है। पर आपको लगता है कि कोई बात अन्य जगह चला सकते हैं और वहां पर भी इतनी प्रॉपर्टी है कि वो पैसा वसूल हो सकता है, तो ये परंतु को फॉलो कर लो, परंतु ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम का नहीं है, छोड़ के चलो। तो स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद जहां स्थावर संपत्ति स्थित है, पर आपको लगा कि आपकी प्रॉपर्टी आदि तो एक न्यायालय की सीमा में आदि आदि दूसरे की में, तो दोनों में से कोई भी न्यायालय जो उस पूरे दावे को ग्रहण कर लेगा वो ग्रहण कर सकता है, ठीक है। मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी तो जयपुर के अंदर है, थोड़ी वहां से निकलकर सीकर के अंदर है, तो जयपुर सीकर दोनों न्यायालय उसको बात को ग्रहण कर सकते हैं। 18 जहां न्यायालय की सीमाएं अनिश्चित है कि एक न्यायालय कह रहा भाई मेरा वाद नहीं है उसमें जा, दूसरा न्यायालय कह रहा मैं भी इस बात को नहीं सुनूंगा, मेरे पर आप नहीं आती, उसके पास जा, तो 2 या अधिक न्यायालय के बीच में डिसाइड नहीं है कि किस किस सीमाओं के अंदर वो स्थान आता है जहां पर विवाद हुआ। कई बार बिल्कुल बॉर्डर पे विवाद हो जाता है, तो वहां कौन की न्यायालय के अंदर आएगा डिसाइड नहीं है। तो जिस न्यायालय को लगता है कि चलो कोई बात नहीं बॉर्डर पे है और फिक्स नहीं कर पा रहे किस न्यायालय की अधिकारिता में, वो लिख देगा कि भाई इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता, अपना कथन अभिलिखित करके उसको खुद सुनवाई करेगा, निपटारा करने के लिए आगे कार्रवाई कर सकेगा, ठीक है। तो अनिश्चितता के आधार का अभिकथन अभिलिखित करके बात को ग्रहण करके आगे डिस्पोज ऑफ करने की कार्रवाई करेगा। 19 हेडिंग देख लेना, जितनी बात मैं बोल रहा हूँ उतनी सी बात दिमाग में बिठा लेना, इजीली आंसर आ जाएगा ना। 19 बात करता है कि शरीर और जंगम संपत्ति के प्रति किए गए
दोषों से संबंधित वाद, तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि जहां पर प्रतिवादी रहता है। शरीर और संपत्ति से संबंधित वाद में जहां प्रतिवादी रहता है, वहां पर प्रतिवादी स्वयं रहता है, निवास करता है, वहां पर वो वाद संपत्ति किए जाएंगे। यहाँ देखो एक दृष्टांत देखना है इसके, जैसे दिल्ली में निवास करने वाला, दिल्ली का रहने वाला क्या है, उसको कलकत्ता का ख पीटता है। पीट कौन रहा है? ख। ये तो वाद लेके आएगा कि मेरे साथ मारपीट हुई, ये कौन हो गया? आपका प्रतिवादी हो गया। तो जहां प्रतिवादी निवास करता है वहां केस संपत्ति करेंगे, या फिर जहां पर वो घटना घटित हुई। अच्छा सॉरी, दोबारा देखना ए वाले दृष्टांत को, मैंने इसको गलत तरीके से उसको पढ़ लिया, इंटरप्रिटेट करने में दिक्कत होगी थोड़ी सी। कि दिल्ली का रहने वाला क्या है, किसको? कलकत्ता में जाके ख को पीट रहा है। ये दिल्ली का रहने वाला क्या है, ये कलकत्ता जाके ख को पीट रहा है। तो ये तो पीटा है व्यक्ति, ये तो हो गया वादी। ये वाद लेके आएगा मेरे साथ मारपीट हुई, 323 में आईपीसी में केस दर्ज कीजिए। ये है आपका प्रतिवादी। यहां पर दो चीजें हैं कि पहला चीज कि जहां पर विवाद शरीर और जंगम संपत्ति के प्रति दोष किया गया उस स्थान पर, दूसरा प्रतिवादी जहां निवास करता है वहां। तो घटना कहां घटित हुई? कलकत्ता में घटित हुई, तो कलकत्ता में घटना घटित हुई जहां वाद का विषय वस्तु पैदा हुआ। जिस जगह पे आपके साथ मारपीट हुई, तो वहां पर जहां पर विषय वस्तु पैदा हुआ या वाद लाने का आपका जो ग्राउंड उत्पन्न हुआ उस जगह पर, या फिर प्रतिवादी जहां निवास करता है, दोनों जगह पर ऐसा वाद संपत्ति किया जा सकता है। तो जहां पर मारपीट हुई और जहां प्रतिवादी निवास करता है जिसने मारपीट की, दोनों में से किसी भी जगह। 20 अन्य वाद वहां संपत्ति किए जाएंगे जहां वाद हेतु पैदा होता है और जहां प्रतिवादी निवास करता है। हेडिंग से काम चल जाएगा 15 से लेकर 20 तक में। 21 देखना कि अधिकारिता के बारे में आक्षेप। आपको लगता है कि आपका वाद गलत जगह पर संपत्ति हो गया, भाई इनके दृष्टांत पढ़ लेना। दृष्टांत से वो प्रॉब्लम बना के देगा, पूछेगा वाद कहां संपत्ति करना। 21 कहता है कि आपको अधिकारिता के बारे में आक्षेप करना है। तो आप वाद लाने के स्थान के बारे में कोई भी आक्षेप करते हो कि ये यहां नहीं संपत्ति किया जाना चाहिए, तो दिल्ली में नहीं होगा, ये कलकत्ता में ही होगा। तो या तो आपको प्रथम बार जैसे आप न्यायालय में उपस्थित होते हैं वहां कर दो, या उन सब मामलों में जहां पर विवादक स्थिर किए जाते हैं। विवादक का मतलब हो जाता फैक्ट ऑफ इशू, या फैक्ट ऑफ इशू है कि जिस चीज को आपको डिसाइड करना है, इशू को, वो इशू आप बना रहे हो। जैसे क्रिमिनल मामलों में चार्ज फ्रेमिंग होती है, इसे यहाँ विवादक तथ्य बनाए जाते हैं कि किन किन तथ्यों पे विवाद है। तो विवादक तथ्य बनाते वक्त, या आप प्रथम बार कोर्ट में प्रेजेंट हुए थे, वहां पर आप उस वाद लाने के स्थान पर आक्षेप कर सकते हैं कि श्रीमान ये आपने गलत जगह पर ये वाद संपत्ति किया है, ये वाद यहाँ नहीं संपत्ति किया जाना चाहिए। तो 21 में आक्षेप है, कब करना है? स्थिति याद रखो, प्रथम बार जहां प्रतिवादी निवास करता है, जहां वाद हेतु पैदा होता है, दोनों में से जब सर्वप्रथम अवसर पर या विवादक स्थिति से पूर्व आपको आक्षेप उठाना है। 21 एक वाद करता है कि वाद लाने के स्थान के आक्षेप के आधार पर डिग्री को अपाफ्त नहीं किया जा सकता। ये वाद का वर्जन करता है कि आपने वाद लाने के स्थान के आधार पर आप ये चैलेंज नहीं कर सकते कि इस डिग्री को खारिज करो, इसको तो जयपुर के न्यायालय को सुनना था, सीकर के। अरे भाई न्यायालय ही बदला है, बाकी आपने प्रतिरक्षा वैसी की है, उस व्यक्ति ने, आपने अपने वाद में जो आपको कार्रवाइयां करनी थी, जो एविडेंस देना, सब ऐसा ही है, अगले ने वैसी प्रतिरक्षा की है। तो स्थान मैटर नहीं करता, स्थान के आधार पर आप जिस मामले में जजमेंट आ चुका है उसको डिग्री को आप अपाफ्त नहीं करा सकते, सेट असाइड नहीं करवा सकते। तो वाद लाने के स्थान के आधार पर डिग्री को अपाफ्त कराने के वाद का वर्जन करता है। इसी को कहा गया था अतिरिक्त वाद का वर्जन करना। 22 कि जो वाद एक से ज्यादा कोर्ट में संपत्ति किया जा सकते थे, कि जैसे मैं रहने वाला हूं जयपुर का, और सीकर का कोई लड़का मेरे साथ मारपीट कर जाता है, और मारपीट कहां पर जाकर करता है? अलवर में। तो मैं रहने वाला जयपुर का हूं, मेरे साथ अलवर में मारपीट होती है, और सीकर का लड़का मारपीट करके जाता है। तो केस अलवर में भी चल सकता है क्योंकि वहां पर वाद हेतु उत्पन्न हुआ, या फिर वो जहां प्रतिवादी निवास कर रहा है सीकर, दोनों जगह चल सकता है।
मैं वाद लेके आया अलवर में और फिर अगले ने कहा भैया ये तो सीकर में चलना चाहिए, वाद उसने आपत्ति जता दी वाद लाने के स्थान पे कि ये तो सीकर में चलना चाहिए। तो एक से अधिक कोर्ट में संस्थित हो सकता था, तो उसको अंतरित करने की शक्ति के बारे में बात करती है धारा 22 कि उनका जो भी सुपीरियर न्यायालय होगा, अगर वो न्यायालय छोटे न्यायालय हैं, उनका जो भी सुपीरियर न्यायालय होगा वो डिस्पोज ऑफ कर देगा कि किसके द्वारा ये वाद चलेगा, किस न्यायालय के द्वारा सुना जाएगा। तो अवधारित करेगा कौन? वह न्यायालय जहां आवेदन किया गया, वो आवेदन करने वाले न्यायालय को 23 में बताएंगे। तो यहाँ बता रहा है जिस न्यायालय के पास आवेदन करेंगे वो अधिकारता रखने वाले न्यायालय में से किस न्यायालय में वाद चलेगा उसको डिसाइड करेगा। 23 में बता रहा है किस न्यायालय के पास करनी है। अगर वो सारे न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के नीचे, तो अपील न्यायालय डिसाइड कर देगा कि वो वाद अलवर सुनेगा या सीकर सुनेगा। या एक अपील न्यायालय के तो नीचे नहीं है पर सारे न्यायालय एक ही हाईकोर्ट के अंदर में आते हैं, तो हाईकोर्ट डिसाइड कर देगा। पर मामला ऐसा है कि राजस्थान हाईकोर्ट में एक न्यायालय आता है, दूसरा हरियाणा हाईकोर्ट में आता है, तो जहां पहले वाद संस्थित किया गया तो वहां आवेदन उस हाईकोर्ट में किया जाएगा जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के अंदर वह वाद लाया गया था। तो जिस न्यायालय में पहले वाद लाया गया था वो न्यायालय पहले उस न्यायालय के अधीनस्थ आने वाले हाईकोर्ट में यह मामला सुना जाएगा। दोबारा समझना क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर सारे एक ही अपील न्यायालय के नीचे आते हैं तो ऐसा आवेदन अंतरित करने वाला सेक्शन 22 का आवेदन अपील न्यायालय सुनेगा। अगर एक ही हाईकोर्ट के नीचे आते हैं, अलग अलग अपील न्यायालय के नीचे पर एक ही हाईकोर्ट के नीचे, तो वो हाईकोर्ट सुनेगा। और तीसरा कि दो अलग अलग हाईकोर्ट के नीचे आते हैं तो दोनों में से कोई भी एक हाईकोर्ट जिसमें पहले वाद संस्थित किया गया था, कि पहले जैसे राजस्थान में ग्रहण कर लिया, उसके 2-4 दिन बाद हरियाणा ने भी उसी बात को ग्रहण कर लिया, विवाद चला कि दोनों में से कौन सुनेगा, तो राजस्थान के न्यायालय ने पहले ग्रहण किया तो राजस्थान के हाईकोर्ट के पास आवेदन करेंगे कि आप डिसाइड कर दो राजस्थान सुनेगा या हरियाणा सुनेगा, तो वो ऐसा 22 का आवेदन डिसाइड कर देगा। 23 में अथॉरिटी बता रखी है कि कौन सुनेगा। 24 में अंतरण और प्रत्याहरण करने की साधन शक्ति बता रखी है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तक तो आप हेडिंग से काम चला लोगे 15 से 23 तक। 24 में आपको अथॉरिटी पूछेंगे कि किसी बात को आपको ट्रांसफर कराना है या किसी बात को प्रत्याहरण कराना है, किसी न्यायालय से को दिया था वहां से वापस ले लिया, तो ऐसा अधिकारता किसके पास है? तो हाईकोर्ट और जिला न्यायालय के पास वादों को किसी भी केस को ट्रांसफर करने की या उसको रिवोक करने की, प्रत्याहरण करने की, विद्रोह करने की साधारण शक्ति है। हाईकोर्ट और जिला न्यायालय के पास अधिकारता पूछेंगे, ध्यान रखना। 25 वाद आदि को अंतरण करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति की बात करेगा सेक्शन 25। वाद आदि को अंतरण करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, तो पक्षकार के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट को लगता है। देख तो ये चीज देखना कि पक्षकार के आवेदन पे दूसरे पक्षकार को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है किसके लिए, न्याय की प्राप्ति के लिए उसको लगता है कि एक मामला इस हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में भेजा जाना चाहिए या हाईकोर्ट के कोई लोअर कोर्ट से दूसरे लोअर कोर्ट में भेजा जाना चाहिए, तो वो ऐसा अंतरित कर सकता है। समावेदन द्वारा करना है, समावेदन के साथ शपथ पत्र लगाना है, तो आवेदन समावेदन द्वारा होगा, मोशन पे होगा, मोशन के साथ आपको शपथ पत्र लगाना है। यहां से कोई चीज काम की नहीं है, पर ऐसा आवेदन तुच्छ है, तंग करने वाला है, उसको लगा कि आवेदन तुच्छ और तंग करने वाला था, किसको लगा? सुप्रीम कोर्ट की ये राय है, तो वो प्रतिकर के रूप में 2000 रुपए उसको दिलवा सकता है जिसने उस मामले में विरोध किया था कि ये मामला ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए था। ऐसा 25 में लिखा है। तो आप 2000 रुपए का प्रतिकर, हेडिंग और पक्षकार के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट 25 में कर सकता है। 26 वाद संस्थित कैसे करेंगे? तो हर वाद पत्र उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा। वाद पत्र के साथ सभी तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे और इसके लिए आपको ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 पढ़ना पड़ेगा। वहां डिटेल में दे रखा है वादों को कैसे संस्थित। तो वाद पत्र द्वारा, वाद पत्र के तथ्य शपथ पत्र द्वारा। 27 में जैसे वाद संस्थित करते हैं प्रतिवादियों को समन निकाला जाएगा। हेडिंग पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। 28 जहां प्रतिवादी अन्य राज्य में रहते हैं वह समन की तामील कैसे करनी है? कोई दिक्कत नहीं है, अन्य राज्य में करने हैं तो जिस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में वे व्यक्ति निवास करना है वहां भेज दो, कोई काम की नहीं है, छोड़ दो। विदेशी समनों की तामील, हेडिंग देख लेना, कोई काम का नहीं है, केवल हेडिंग पढ़ना। 29 में अब 30 में प्रकृतिकरण और उसके सदृश
बातों के लिए आदेश करने की। आपने को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट प्रकट करवाना चाहिए, कोई चीज निरीक्षण करवानी चाहिए, कोई चीज पेश करनी चाहिए, किसी को कंसील करना चाहिए, किसी को लौटाना चाहिए, तो उसके संबंध में न्यायालय किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या तो पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से ऐसे आदेश कर सकता है। ठीक है, हेडिंग सफिशिएंट है, ज्यादा अंदर मत जाना है। 31 में प्रकटीकरण और अन्य सदृश बातों का मतलब है कि ये सारे पॉइंट देखना कि प्रकटीकरण करवा सकता है दस्तावेज या तथ्यों की स्वीकृति, भौतिक पदार्थ या दस्तावेजों का निरीक्षण करवा सकता है, पेश किए जाने से, परिबद्ध किए जाने, लौटाए जाने संबंधित सभी विषय के लिए आवश्यक और युक्त है वो सब प्रोविजन कर सकता है। 31 साक्षियों को समन, हेडिंग देख लेना मत देखना। 32 प्रतिक्रम के कि आपको धारा 30 के अंतर्गत कोई चीज प्रस्तुत प्रकटीकरण करने के लिए, परिबद्ध करने के लिए, पेश करने के लिए आदेश दिया था, आपने हाजिर होने से समन निकाला तो समन का अनुपालन नहीं किया, तो धारा 30 के जो समन के अनुपालन नहीं किया वहां न्यायालय आपको विवश कर सकता है। और विवश करने के प्रयोजन से क्या कर सकता है कि आपकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकता है, आपकी संपत्ति कुर्क कर सकता है और संपत्ति को सील कर सकता है, आपके ऊपर 5,000 रुपए से अनधिक का जुर्माना लगा सकता है। जब आप पढ़ेंगे ऑर्डर 16 रूल 12 में तो उससे कंट्राडिक्ट करेगा। ऑर्डर 16 रूल 12 ही है कि 500 रुपए लिखा हुआ है वहां और यहाँ 5,000 रुपए लिखा हुआ है, तो धारा हमेशा ऑर्डर पर प्रिवेल करेगी क्योंकि मूल नियम धारा है, ऑर्डर उसका सबऑर्डिनेट है। तो आप 5,000 रुपए से अनधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा। ऑर्डर 16 रूल 12 में ही इससे कंट्राडिक्शन होगा। देख लेना, वो 500 रुपए का की बात करता है कि अगर व्यतिक्रम करता है अनुपालन में तो 500 रुपए का से अनधिक का जुर्माना लगा सकेगा, या 5,000 तक है तो 5,000 वैलिड होगा, 500 रुपए से ज्यादा। फोर्थ, उसको कोर्ट में उपस्थित अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति देने को कह सकता है, व्यतिक्रम करने पर उसको सिविल कारागार में सुपुर्द कर सकता है। तो गिरफ्तारी वारंट, संपत्ति की कुर्की, विक्रय, 5,000 से अनधिक जुर्माना, या उपसंजाति के लिए गारंटर दो और गारंटी देने में अगर व्यतिक्रम करता सिविल कारागार में उसको कैद कर दिया जाएगा। ये सब प्रोविजन कर सकता है। कब? जब किसी व्यक्ति को सेक्शन 30 में कोई समन निकाला गया था और उसका अनुपालन नहीं करता। 33 निर्णय और डिग्री। तो प्रत्येक मामले में सुनवाई कंप्लीट होने के बाद जजमेंट सुना दिया जाएगा और ऐसे निर्णय के अनुसरण में डिग्री। तो हमेशा निर्णय पहले चलता है और उसकी अनुगामी क्या होती है? डिग्री होती है। आपको कथन कहेंगे डिग्री और निर्णय एक दूसरे के समरूप होते हैं। डिग्री निर्णय का अनुसरण करती है ना। डिग्री निर्णय की अनुगामी होती है। अनुगामी का मतलब पीछे पीछे चलने वाला। तो आप सारे पॉइंटों को समझ लेना। निर्णय पहले आएगा, उस निर्णय को देखकर डिग्री बनाई जाती है। क्लियर है? इसके लिए आप ऑर्डर 20 पढ़ेंगे। निर्णय डिग्री ऑर्डर 20 में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सपोर्टिंग ऑर्डर साथ चलते हैं। अलग अलग जगह का अलग अलग पैटर्न है पढ़ाने का। हम पहले सेक्शन पढ़ेंगे, बाद में ऑर्डर को अलग से डील करेंगे। 34 ब्याज। ब्याज के लिए 3 चीजें समझ लो, हेडिंग देख लो, उसके अलावा 3 चीजें मैं ब्याज के संबंध में आपको समझा देता हूं। एक तो आपने केस संस्थित किया तब से लेकर जजमेंट तक। दूसरा, जजमेंट से लेकर जजमेंट से लेकर, या जजमेंट की जगह आप डिग्री भी ले सकते हो। जजमेंट डिग्री में वही थोड़ा सा टाइम का 5-10 दिन का जो गैप होता है बनने का, उतना सा गैप जजमेंट से लेकर पे करने का। और एक आपने केस संस्थित किया था उससे पहले, जब से आपका वाद हेतु उद्भूत हुआ। वाद हेतु मतलब हो गया आपका वाद हेतु का मतलब हो जाता है जिस बात पे आपका विवाद है। फैक्ट ऑफ इश्यू जिस दिन आपका अराइज हुआ उससे लेकर आपने केस सबमिट किया तब तक का ब्याज। जैसे मैंने किसी को 1 लाख रुपए उधार दिए थे और ब्याज पे मैंने बात की थी, वो 1 साल बाद लौटा देगा। उसने 1 साल बाद नहीं लौटा है, मेरा वाद हेतु अराइज हो गया। अब मैं 1 साल तक वेट करता रहा कि ये दे देगा और उसने कहा दे दूंगा। मैंने 1 साल 2 साल निकाल दिए, 2 साल बाद मैंने केस किया।
तो एक तो मैं 2 साल का ब्याज मांगूंगा, दूसरा केस करने से लेकर केस में जजमेंट जब तक आता है, डिग्री बनती है, उस दौरान का ब्याज हो गया, और तीसरा डिग्री से लेकर जिस दिन पे किया जाता है। जैसे डिग्री तो आ जाएगी, अगले व्यक्ति ने 3 साल तक डिग्री आने के बाद भी पे नहीं किया, वो 3 साल प्रोसीजर चला, उस दौरान का ब्याज 3 ब्याजों की बात करेगा। वाद हेतु उद्भूत होने से लेकर 2 साल तक जब तक आपने केस संस्थित किया, उस दौरान जितना आपका अकॉर्डिंग टू आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अकॉर्डिंग टू जैसी बात हुई थी, उतना ब्याज मांग लेंगे। जैसे मैंने 1 रुपये सैकड़ा पर दिया था, मैं 12% का ब्याज मांग लूंगा कि सर मैंने 1% पे ब्याज पे दिया था, इसने नहीं लौटाया, तो मुझे उस 2 साल का 1% ब्याज के हिसाब से पैसा रिटर्न करवाया जाए। तो वाद हेतु से केस सबमिट करने तक का मामला जैसा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हुआ था, उतनी संविदात्मक दरों के आधार पर पे कर दिया जाए। फिर केस सबमिट करने से जजमेंट होने तक में कितना ब्याज दिलवाना है उस राशि का जिसकी मैंने डिमांड की। जैसे मैंने यहाँ पे अपना ब्याज कैलकुलेट करके 5 लाख की डिमांड करी, तो वाद संस्थित होने से जजमेंट आने तक 5 साल निकल गए, तो इस 5 साल में 5 लाख पर कितना ब्याज दिलाना है, यह न्यायालय का विवेक होगा, न्यायालय का डिस्क्रेशन होगा कि वो न्यायालय के विवेक के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। पर जिस दिन डिग्री आ गई, आज डिग्री आ गई, डिग्री आते मुझे पे करना था और मैंने पे नहीं किया, तो जब मैं डिग्री से पे करता हूं, वहां 6% ब्याज दर की ये बात करेगा कि अगर साधारण रूप से पैसा उधार दिया है तो 6% ब्याज दर पर कोई वाणिज्यिक संव्यवहार से के लिए वो पैसा उधार दिया गया था, तो वहां बैंक की जो दर होती है, बैंक की ब्याज दर, उस बैंक की ब्याज दर पर पैसा वसूल किया जाता है। बैंक की ब्याज दर 9% के आसपास होती है, तो आप 6% वाला आपको पूछ सकता है कि अगर वाणिज्यिक या कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं थी और डिक्री जारी कर दी थी, और तो 2 साल तक का ब्याज कितना दिया जाएगा, तो 6% प्रतिवर्ष की दर से दिया जाएगा। देख लेना, 6% की दर से अधिक नहीं हो सकता, मैक्सिमम 6% हो सकता है, न्यायालय जैसा डिसाइड करता है। तो वाद हेतु उद्भूत होने से केस सबमिट करने तक जैसा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर था, जितना आप डिमांड करते हो वो आपको वाद पत्र में डिमांड करना पड़ेगा, और जिस दिन से केस चला उससे डिसाइड होने तक के लिए अलग रकम हो जाएगी, और फिर डिसाइड होने से पेमेंट करने तक की अलग रकम हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल पढ़ते हैं। आज थोड़ा मैं आज सफर से आया ही हूँ, तो एनर्जी थोड़ा सा कम है शरीर में।